Good afternoon, class 12. Let's begin with the ideal solution work now. Yesterday, taught you about two types of solutions, बच्चे, and I just mentioned the definition part. थोड़ा थोड़ा हमने किया था. Ideal solutions and non-ideal solution. Ideal solutions वो होते हैं जो Raoult's law obey करते हैं, और non-ideal solutions कौन होते हैं जो Raoult's law obey नहीं करते. ठीक है. अब जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना जरूरी होता है बेटा. तो अब हम कर रहे हैं एक्चुअली स्टडी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल. ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं. अब क्या है, आई पुट डाउन ऑल दी हेडिंग्स, डोंट यू वरी, बट पहले यहां से शुरू करना. ओके, आप हेडिंग डाल सकते हो, स्टडी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल. ओके, नाउ लिसन, बहुत ध्यान से देख बेटा. ये हमारे पास एक ए नाम का लिक्विड है जिसे मैंने यहाँ सॉल्यूट के रूप में लिया है, यानी इसकी क्वांटिटी कम है. दूसरा बी नाम का लिक्विड है जिसे हमने ज्यादा अमाउंट में लिया है, तो यानी ये हमारा सॉल्वेंट होगा. और ये ए और बी दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं. वोलेटाइल मतलब वेपर्स बना सकते हैं. ठीक है, इन दोनों को मैंने एडिशन का सिंबल लगाया है बीच में, यानी हमने इसे मिक्स करके यहाँ क्या बना दिया गया है, एक हमने यहाँ सॉल्यूशन बनाया. क्या बनाया हमने यहाँ? सॉल्यूशन. अब जरा देखो, पहले ए लिक्विड के अंदर सिर्फ ए पार्टिकल्स होंगे, बी के अंदर सिर्फ बी पार्टिकल्स होंगे, मगर जब दोनों को मिक्स करोगे ऑब्वियसली ए और बी दोनों पार्टिकल्स पाए जाएंगे. ठीक है. अब मान के चलिए बेटा कि जो ए और ए को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें का, इनका मतलब डायग्राम दिखाएं दो ए पार्टिकल्स का, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है ऐसे. उसी तरह से बी को दिखाएं तो एक बी पार्टिकल दूसरे बी पार्टिकल से इस तरह से बॉन्डेड है. और अगर ए बी दिखाएं तो एक ए पार्टिकल दूसरे बी पार्टिकल से इस तरह से बॉन्डेड है. इजंट इट देयर? है या नहीं ये चीज? अब मान के चलिए, अब आप एक ये कि जितनी स्ट्रेंथ, जितनी ताकत से दो ए पार्टिकल्स अपने आप को होल्ड करके बैठे हैं, उतनी ही स्ट्रेंथ बी के अंदर भी है. जितनी स्ट्रेंथ से दो ए पार्टिकल्स अपने आप को यहाँ होल्ड करके बैठे हुए हैं, उतनी ही स्ट्रेंथ बी लिक्विड के बी पार्टिकल्स के अंदर भी पाई जाती है. तो जब मैंने ऐसे दो सेम स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाकर दो लिक्विड्स को मिक्स किया, तो ये जो नए इंटरेक्शंस बने, नए इंटरेक्शन मतलब ए और बी के नए नए जो बॉन्ड बने, इनके बीच में भी उतनी ही स्ट्रेंथ पाई गई जितने की ओरिजिनली ए के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी और ओरिजिनली बी के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी. समझे? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा, ए क्या है? सॉल्यूट. बी क्या है? सॉल्वेंट. और ए बी क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. वी कैन लेबल दिस एज सॉल्यूट एंड बी एज सॉल्वेंट. तो इस लाइन को जो मैंने अभी आपको समझाया है कि इन तीनों के अंदर स्ट्रेंथ एक जैसी है, इसे लिखते कैसे हैं? वी राइट इन दिस मैनर, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस. जैसे आप यहाँ बोल सकते हो ए इंटरैक्शंस. इंटरैक्शन मतलब बॉन्डिंग. ठीक है, लेकिन बोलेंगे हम इसे इंटरैक्शंस. तो ए इंटरैक्शंस आर इक्वल टू बी इंटरैक्शंस व्हिच आर इक्वल टू ए बी इंटरैक्शंस. अब इसे और बेटर लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? ए कौन है? सॉल्यूट. तो दो बार सॉल्यूट सॉल्यूट बोलना. सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस आर इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस व्हिच आर इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस. अच्छा, ये जो ए और ये बी है, इन्हें हम ओल्ड इंटरैक्शंस भी बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं इन्हें? ओल्ड इंटरैक्शंस. व्हाई? क्योंकि ये पुराने इंटरैक्शंस हैं, इन्हें मिक्स करके नया इंटरैक्शन पैदा हुआ, उसका नाम क्या है? ए बी. यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर न्यू इंटरैक्शंस. आई मेरी बात समझ में? इज दैट क्लियर बच्चे? जल्दी से बच्चे आ जाओ, जल्दी आ जाओ. वन मोर टाइम, एक बार जल्दी से बताइए. ए के अंदर जितनी स्ट्रेंथ पाई जाती है उतनी स्ट्रेंथ किसके बीच में है? बी में. और उतनी स्ट्रेंथ किसमें पाई गई? ए और बी में. इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस आर इक्वल टू interaction solvent solvent interaction which are equal to
solute solvent interaction. I hope this line is there in your mind. इसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल. इसे हम मॉलिक्यूलर लेवल की आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन मानकर चलते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप समझ ही गए. solute solute interactions equal to solvent solvent interactions which are equal to solute solvent interactions. ओके डन. लिखने के अभी मैं और भी प्रॉपरली लिखवाऊंगी, लेकिन अभी आपको जो कॉपी करना है आप कर लीजिए. अब हम ये बात करेंगे, हमें पता कैसे चलता है कि इनके आपस में स्ट्रेंथ एक बराबर है. मॉलिक्यूलर लेवल पे बेटा हम ये जज कैसे करते हैं कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो आपस में इन तीनों की बराबर है. ठीक है, ये तो मैंने आपको याद करवा दिया, जबरदस्ती आपके दिमाग में बिठवा दिया. लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज स्टडी होती कैसे है, तो एक बार समझ लो, सो दैट आपको और विजन क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोचा जाता है. मैम ओके. मैं आए, सिर्फ समझा रही हूँ बेटा. ठीक है, देख ऐसे मानकर चलते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिकली क्या देखा जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पर, ए के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है. मान लो यूनिट तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी रखो, मैं कह रही हूँ 10 यूनिट्स का डिफरेंस है. इतना ही लगभग दो बी के बीच में मिला, मतलब अप्रोक्स मान लो 9.99 मिल गया, तो भी हम उसे क्या मानेंगे 10. तो मान लीजिए बी के अंदर भी 10 यूनिट्स का डिस्टेंस नापने को या देखने को मिला. वही डिस्टेंस जब ए बी में हमें पाया गया 10 यूनिट्स का ही डिस्टेंस है, तब जाके पता चला डिस्टेंस मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में इंडिकेट करता है. जितना बड़ा डिस्टेंस होगा बेटा उतनी वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जितना छोटा डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में उतनी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी. अब इन तीनों में क्या छोटा बड़ा वाली बात कर सकते हैं? तीनों में 10 यूनिट्स का है, तो बताइए अगर तीनों में बराबरी का डिस्टेंस है तो स्ट्रेंथ भी पार्टिकल्स के बीच में सेम रही होगी, बराबरी वाली रही होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज थ्रू ये जज करते हैं कि सबके इंटरैक्शंस, इंटरैक्शन मतलब बॉन्डिंग आपस में बराबरी की है. इज दैट क्लियर? तो सच सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस को हम टर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस. गॉट इट? अगर तीनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है तो उनके बीच में बॉन्डिंग भी बराबरी की पाई जाती है. ठीक है, तो क्योंकि तीनों के बीच में 10 यूनिट्स का डिस्टेंस ही पाया जा रहा है, तो सबके अंदर इंटरैक्शंस भी, इंटरैक्शन मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भी सेम. गॉट इट एवरीवन? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट. बेटा आप जरा ध्यान से समझना. ये मान लीजिए 10 ml सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूट आपने लिया आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए वो 10 ml है. दूसरा भी 10 ml है, बी वाला भी सॉल्वेंट बनाने के लिए लिया. दोनों को मिक्स किया, लकीली वी गॉट 20 ml. तो अगर मैं आपसे कहूं दोनों की ml मतलब क्या? वॉल्यूम. ml मतलब वॉल्यूम. तो वॉल्यूम चेंज निकालो इस पूरे मिक्सचर का, मतलब ए बी इंटरैक्शंस जो बने इसका वॉल्यूम चेंज निकालो. तो आप कहोगे मैम ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. अब बता फाइनल वॉल्यूम कितनी आ रही है? 20. और इनिशियली कौन कौन था? ए था और बी था. मिलाओ इन दोनों की वॉल्यूम कितनी कितनी बैठी? 10 प्लस 10. तो बताओ डिफरेंस कितना आया? 0. इसका मतलब किसी भी आइडियल सॉल्यूशन जो बनकर आता है जिसमें बराबरी की स्ट्रेंथ पाई जाती है उसमें वॉल्यूम चेंज 0 होता है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं पाए जाते. यू नो वॉल्यूम चेंजेस का मतलब क्या है बच्चे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास के ऊपर आपने मार्किंग्स क्रिएट कर रखी है 10 ml 20 ml 30 ml.
तो आपने जब ए सॉल्यूशन लिया 10 ml लिया, फिर बी सॉल्यूशन लिया वो भी 10 ml लिया, और जब नए सॉल्यूशन बन गया ए बी, उसे नापा वो भी 10 ml निकल के आया, मतलब उनके बीच के भी इंटरेक्शंस आपस में बराबरी के आए। तो हमने ये जज किया कि भाई यहाँ तो कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे, इसका मतलब टोटल जो आया, टोटल मतलब टोटल 20 इस 10 + 10 के बराबरी पर आया। 10 + 10 मतलब 20। इज दैट क्लियर यार? इस पे हम कहते हैं वॉल्यूम चेंजेस जीरो है, तो इन्हें ना नापा जाता है, तो नापने पर सब बराबरी के आते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज, कि ऐसा कॉम्बिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। इज इट क्लियर यार? समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट होता है डेल्टा एच। इसे बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग लिखना, ऐसे लिख देते हैं MIX करके डॉट, MIX करके डॉट। मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग करने के बाद क्या होता है बेटा? डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। क्या होता है इसका मतलब? यू रेड अबाउट दिस डेल्टा एच इन योर क्लास 11। आपने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर होता था, उसमें पढ़ा था। अभी के लिए बस मैं इतना बोलूंगी, हो या ना हो दिमाग में, एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है टोटल एनर्जी चेंज, जो पूरे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में हो जाता है, कि एनर्जी चेंजेस मैम टोटल कितने हुए। तो ये जब हम नापते हैं इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जो ये ए इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस का मतलब मैंने बार बार बताया आपको, बॉन्डिंग मतलब स्ट्रेंथ। तो जहां के भी इंटरेक्शंस होते हैं बेटा, वहां पे कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल्स की एनर्जी है, ऐसी मान लो बी में भी 10 जूल्स है, यहाँ कितनी आई? 20 जूल्स। अब देखो कैसे, जरा प्लीज ध्यान से सुनो। ए बी बी, तब तक ए बी नहीं बनाएंगे जब तक ए अलग ना हो। बी बी तभी ए से कंबाइन करेगा जब तक बी भी अलग ना हो। यानी ए और ए को अपने आप के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बताइए, तभी तो एक इंडिविजुअल ए पार्टिकल फ्री हो पाएगा। ऐसी बी को भी अपने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके एक बी एलिमेंट फ्री होगा। और जब ये ए फ्री एलिमेंट और एक दूसरा बी फ्री एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? ए बी नाम का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बेटा ए को तोड़ने में मान लो 10 जूल्स की एनर्जी लगी। ये मैं सिखाने को आर्बिट्ररी नंबर्स ले रही हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमने ए को कोई नाम नहीं दिया, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ए को अलग होने में 10 जूल्स की एनर्जी आपने सप्लाई करी कि ए पार्टिकल अलग हो जाए। ऐसी बी को अलग करने के लिए आपने कितनी एनर्जी सप्लाई करी? 10 जूल्स। और अब आपने देखा ए बी बन गए, ए और बी जब अलग हो गए तो वो जुड़ गए। बेटा जब भी कोई चीज टूटती है, अलग होते हैं, तो भी एनर्जी दी जाती है, और अगर दो चीजें जुड़ती हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। मेरी बात फिर से सुनो, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। दो चीजों को तोड़ने में, अलग करने में एनर्जी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन को तोड़ोगे बीच में से, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी या पेन आप पे ताकत लगाएगा? आप ताकत लगाएंगे, तो आप एनर्जी दे रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। तो जब तुम्हें ए अलग करने थे, एनर्जी 10 जूल्स की तुमने दी। जब तुम्हें बी अलग करना था, एनर्जी तुमने दी। अब ए बी को जुड़ना है। जब दो चीजों को जुड़वाते हैं ना बच्चे, दो चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे ए दूर है बी दूर है, इन दोनों को जोड़ना है, तो इनके बीच में एनर्जी भरी पड़ी होती है। उस एनर्जी को बाहर निकालना होता है। उस एनर्जी को बाहर निकालो, जितना एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ए बी आपस में क्लोज आते चले जाएंगे। दिस इज द वे दैट केमिस्ट्री वर्क्स। अगेन आई एम सेइंग दैट, क्योंकि एक बार आज ही कर रहे हैं हम इसके ऊपर एम्फसाइज, आगे चल के आप भी नहीं कर पाओगे, इतना टाइम ही नहीं होगा। तो सुन लो ध्यान से, दो पार्टिकल्स को अलग करना है, एनर्जी देनी पड़ती है। दो पार्टिकल्स को जोड़ना है, एनर्जी बाहर निकालनी पड़ती है। समझ में आ गई बात? तो अब तुमने टोटल कितनी एनर्जी दी? 10 और 10 यानी 20 एनर्जी दी, और कितनी एनर्जी बाहर निकलते हुए देखी? 20। तो बताओ डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो दैट वी से डेल्टा एच मिक्सिंग। आपने यानी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करी। एच फाइनल का मतलब 20 एनर्जी बेटा रिलीज हुई। रिलीज कब हुई? जब ए और बी आपस में जुड़े। और आपने टोटल एनर्जी दी कितनी थी? 10 + 10 20 दी थी। तो इसका मतलब 20 - 20 दैट मेक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0। इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पे जो
इंटरेक्शंस के दौरान एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं, वो कुछ नहीं होते, ना एनर्जी फालतू दी, ना एनर्जी फालतू बाहर निकली, बिल्कुल बैलेंस हो जाती हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? आइडियल सॉल्यूशंस। एंड नाउ इतना पढ़ा आपने, तो अब मैं एक पॉइंट ऐड करूं। आइडियल सॉल्यूशंस नाम से ही बस बोला जाता है, एक्चुअली में इन एक्चुअल प्रैक्टिस एग्जैक्ट आइडियल सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल इन नेचर। क्योंकि इतना जो ये बता रहे हैं ना कि सबके स्ट्रेंथ एक सी होनी चाहिए, वॉल्यूम चेंजेस नहीं होने चाहिए, एनर्जी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा बेटा प्रैक्टिकल रूप में सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता। लगभग मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आइडियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब जरा मैं एग्जैक्ट वर्ड को हटा दूं तो सही मायनों में आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट हियर। आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ये सारी, और मैम तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी मुझे कुछ देर बाद आपको नॉन आइडियल सिखाना है, समझे? तो नॉन आइडियल तभी सीख सकते हो जब तुम्हें आइडियल का रूल पता हो, इसलिए आइडियल सिखाया जाता है। इज दैट क्लियर डियर? आई बात समझ में मेरे आपके? मेरी बात समझ में आई आप सबको? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? Fine. So let's work on it now. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यही जो आपने पढ़ी हैं, इन्हें सम अप करके अच्छी तरह से लिख लो, क्या से ये वर्क करता है, हमें किस तरह से इसे वहां पे डिफाइन करना है एग्जाम्स के अंदर। जरा ये पढ़ते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन देयर, स्टडी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इन मॉलिक्यूलर लेवल, वही टॉपिक चल रहा है। अब बस ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको लिखना है, एग्जाम में ये लाइन लिख कर आनी है अगर अगर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कही गई। पहली ये लाइन, बाद में आप वो लिख सकते हैं जो कल हमने पढ़ी थी, दे ओबे राउल्स लॉ, वट एवर द थिंग्स आर देयर, तब ये तो पहले आप ये लिखिए। देखो अब आपको ये पता है या नहीं? When solute-solute interactions are equal to solvent-solvent interactions, which are again equal to solute-solvent interaction, then such solutions are said to be an ideal solution. Is said to be an ideal solution. Cop it? Okay. Such a solution said to be an ideal solution. Now let's work on the next part. Note करके points लिखना। क्या सच में कोई ideal solution होते हैं? Yes or no? नहीं होते हैं। तो वही पॉइंट लिखवाऊंगी बेटा कि प्रैक्टिकली दे आर नो सॉल्यूशन विच आर सेड टू बी आइडियल। जस्ट अ मिनट, एवरीवन हैज कॉपीड इट? तो प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन व्हेन कांस्टेंट। अब ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी अभी।
ऑल डन। तो द सेकेंड पॉइंट अगर आप यहाँ रीड कर पा रहे हो, वॉज रिटन ओवर हियर कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो और सॉल्वेंट बहुत एक्सेस में हो, जब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बहुत कम हो, और उल्टा सोचो तो इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ना के बराबर है तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो देन सच सॉल्यूशन बिहेव आइडियली, तब हम कहते हैं ये आइडियली बिहेव कर रहा है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस बेटा आर नियरली आइडियल, तब भी उन्होंने एग्जैक्ट आइडियल नहीं कहा। वेरी डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज्यादा और आपने उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया, मतलब ऐसे मानकर चलो कि आपने 10 बकेट्स ऑफ वाटर ले लिया, मतलब आपने बहुत बड़ी बड़ी बकेट्स ली, बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम वाली बकेट्स ली, और उसमें 10 ml पानी आपने एक कॉमन बकेट में सारा डाल दिया, और फिर उसके बाद आपने उसके अंदर, मतलब ऐसे मान लो 2 दाने शुगर के डाल दिए, तो आप बताइए क्या उस पानी में वो 2 दाने शुगर के काउंटेबल हैं? नहीं ना। एज सच जब ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होते हैं तो वो नियरली आइडियल होते हैं, बहुत डाइल्यूट हो गए। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे? पानी ज्यादा होना, लिक्विड कंटेंट बहुत ज्यादा होना, सॉल्वेंट एक्सेस में होना। गॉट इट बच्चे, समझ में आ गई ये बात? ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको कल से मैं यहाँ करा रही हूँ और ये आपको पता होना चाहिए, एक लॉ होती है राउस लॉ, तो आइडियल सॉल्यूशन इस लॉ को ओबे करते। गॉट इट बच्चे, समझ में आ गई बात? अब लिखिए, such solutions satisfy the following conditions. I am giving you such solutions satisfy the following conditions. सी ये दोनों तो आपने लिख लिए, सी और डी पॉइंट, इन दोबारा नहीं लिखने की जरूरत। दैट इज दे ओबे राउस लॉ, ये आपको पता है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन व्हिच आर इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये आपको पता है। सिर्फ ये जो पॉइंट अभी आपने उस डायग्राम में सीखे हैं, जो अभी मैंने स्केच बनाया था, जिस स्केच नहीं सॉरी डायग्राम ही बनाया था, जिसमें मैंने डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो कहा था, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, ये पॉइंट्स को बस नोट कर लीजिए। दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, आइडियल सॉल्यूशन में कोई वॉल्यूम चेंजेस देखने को नहीं मिलते, और एंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंजेस भी जीरो होते हैं, कोई एनर्जी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो नॉन आइडियल आइडियल के जस्ट उल्टे होंगे, just opposite to all the properties that we have just read about ideal solution. And if I say इनके basis पे non ideal को आप डिफरेंस पर रखो आइडियल से, तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, आपको जिस बस इसका उल्टा बोलना हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले आप लिखिए यहाँ पे differences between ideal and non-ideal solutions. Now put down the heading. After doing this, put down the heading differences between ideal and non-ideal. May I? Online students, may I? एवरीवन व्हाट से मे आई बेटा बताओ। तो लिखिए जरा यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन, फाइन झलक, डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एक तरफ डालिए आइडियल, एक तरफ लिखिए नॉन आइडियल। तो फर्स्ट पॉइंट बताइए, अगर मैं यहाँ लिखूंगी उसका अपोजिट आप बताएंगे। दे ओबे राउल्स लॉ। ओके ओके ओके, सॉरी सर। दे ओबे
Raoult's law. Now come on. What are you going to write on the opposite side? लिख लीजिए. They do not obey Raoult's law. Old interactions are equal to new interactions. Not equal to new interactions. Come on, go for it. Are equal in strength. ऐसे लिखना. Delta V mixing equals to 0. तो वहां पर not equal to 0. Delta H mixing equals to 0. Delta H mixing not equals to. तो ये चार डिफरेंसेस हमारे तैयार हो गए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. Done it, dear? All done? अब जो कल मैंने लिखवाया था once again, coming to the next page, everyone. Non-ideal solutions. तो non-ideal solutions अब दो तरीके के होते हैं. Non-ideal solutions showing positive deviation from Raoult's law and non-ideal solutions showing negative deviations from Raoult's law. तो अब इन दो के बारे में हमें पढ़ना है डियर. सबसे पहले इसकी हेडिंग डालिएगा. That is non-ideal solutions showing positive deviation from Raoult's law. May I? Okay. करें. तो अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का मैंने एक डायग्राम सा बनाया है, जरा इसे समझो. वही चीज है बेटा. ए नाम का लिक्विड सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, बी नाम का लिक्विड सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है. दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे ए बी नाम का एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ. इज दैट क्लियर? अगर आपने पुराने डायग्राम को इस डायग्राम से मैच करो तो तुम फाइनल सॉल्यूशंस की तरफ देखो. सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने वहां ए बी को एक दूसरे के साथ बहुत असेंबल्ड तरीके से बनाया था. असेंबल्ड मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस उनके बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए वो एक दूसरे के साथ लगे हुए थे. लाइक वन आफ्टर द अदर ए और बी प्लेस थे. यहाँ मैंने इतना प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया. मैंने यहाँ दिखाया ए बी है बी बी है मगर बहुत सिस्टमैटिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है. ठीक है. तो यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है. नाउ लिसन टू मी. होता क्या है बेटा, जितनी स्ट्रेंथ
दो ए पार्टिकल्स के बीच में देखने को यहां मिलती है, और जितनी स्ट्रेंथ में बी पार्टिकल्स के बीच में हमें यहां देखने को मिलता है, उतनी स्ट्रेंथ में हमें ए और बी देखने को नहीं मिलता। जो नया कॉम्बिनेशन ए और बी बना है वो उस स्ट्रेंथ का हमें देखने को नहीं मिलता। यानी सबसे पहली बात, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सबकी बॉन्डिंग डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चली? नाउ लेट अस चेक दिस आउट। ए और ए यूनिट्स मान लीजिए 10 यूनिट्स के डिफरेंस पर है। बी और बी, चलो इनको भी फिलहाल 10 यूनिट्स पर ही मान लो, ऐसे मान लो, ओके। लेकिन जो नए ए और बी बने उनके बीच में हमने पाया गया 15 यूनिट्स का डिस्टेंस है। यानी अब ए और बी एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। उतने भी नहीं है जितना कि शुरुआत में दो ए रहे दो बी रहे, उतने डिस्टेंस पर भी अब ए और बी अरेंज्ड नहीं है। वो आपस में काफी दूरी रखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग वीक होगी। तो यानी यहाँ क्या होता है कि जो नए बॉन्ड्स बनते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, दे आर वीकर देन द ओल्ड एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करते थे। यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है रादर देन ए और बी के। ए और बी की बॉन्डिंग कैसी है बेटा? वीक है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस कैसे रहे? वीकर। जब हम वीकर बोलते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से। अगर मैं सिर्फ वीक बोलती तो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वीकर बोल रही हूँ तो मैं कंपेयर कर रही हूँ। गॉट इट बच्चे? आई होप कि आपको समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो सेंस अपनी क्लियर रखना। तो यानी यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड इंटरैक्शंस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इंस्टेड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर वीकर देन द ओल्ड इंटरैक्शंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात? और कैसे पता चला कि इंटरैक्शंस वीकर है? डिस्टेंस देखकर, दो पार्टिकल्स के बीच का गैप देखकर। अगर गैप ज्यादा है तो बेटा बॉन्ड वीक है, अगर गैप कम है तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ जो मैंने डायग्राम बनाया ना उसको देखो। मान लो यहाँ पे मार्किंग इधर तक 10 ml की है, इधर भी मान लो मार्किंग 10 ml तक की है, इधर मार्किंग यहाँ पे ऊपर की तरफ चली गई, मान लो 20 ml तक, 30 ml तक की है, ऐसे मान लो मार्किंग और ऊपर है 30 ml की है। तो ये बताओ जगह किसने ज्यादा घेरी, पुराने इंटरैक्शंस ने या नए इंटरैक्शंस ने? नए इंटरैक्शंस में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग निकालूंगी बच्चे, मैं यही तो करूंगी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो बता वी फाइनल क्या रखूंगी? 30 ml। और ओल्ड इंटरैक्शंस बताओ 10 + 10 20। तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा या नहीं? तो ये पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा है। इट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज जीरो से भी ज्यादा आएगा, यानी ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में? तो मैंने तो नंबर से सिखाई है। ओके, मान लो नंबर ना हो तो कैसे सीखोगे? जरा थोड़ा सा सोचो बेटा। ए और बी के बीच में बताओ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। वीक चीज ज्यादा अब आप सोच के देखो, आपने ए और बी को एक डब्बे में बंद कर दिए, बहुत सारे ए बहुत सारे बी, तो वो डब्बे की ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या कम से कम? जब उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, बॉन्ड नहीं बना रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बच्चों में दुश्मनी है, मैं कह दूं कि एक ही चेयर पे बैठो, तो वो क्या एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे कि हमें नहीं बैठना एक दूसरे के साथ? तो यानी वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे भी तो यही प्रॉब्लम है, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग वीक है, तो वो एक दूसरे के साथ असेंबल होने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है तो यानी वॉल्यूम ज्यादा घेरेंगे। ज्यादा का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा होगी, यानी जीरो से ग्रेटर होगी। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल से समझो या नंबर लेवल से समझो, रिजल्ट एक ही आने हैं बच्चे। इज दैट क्लियर? या समझ गए? उसी तरह से बेटा यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होता है। ऐसी मान लो
यहाँ पे 10 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी ए और ए को जोड़ने में, तोड़ने में 10 जूल्स ऑफ एनर्जी आपने दी। ऐसी बी और बी को तोड़ने में भी आपने 10 जूल्स की एनर्जी दी, मगर ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने को तैयार नहीं है। तो मतलब बेटा अगर वीक बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी बहुत कम बाहर निकली होगी। इज दैट क्लियर? बहुत कम बाहर निकली होगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वीकर बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च हुई है, यही ना कहीं एनर्जी फालतू लग गई। तो जब फालतू लग जाती है एनर्जी तो हम इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको आप लोग नंबरों में नहीं, इसे आप समझ के करोगे, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। ओके, हर चीज यहाँ बढ़कर है, पॉजिटिव डेविएशन में हर चीज यहाँ पे ज्यादा बैठी जाएगी, किसके मुकाबले, आइडियल के मुकाबले हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? ऑल डन बेटा, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा से बोलती हूँ, जरा प्लीज ध्यान से सुनो, समवन हैज सम प्रॉब्लम। मैंने यहाँ आपको सिखाया बेटा, ए ए इंटरेक्शंस के बीच में 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, बी बी में भी 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, मगर ए बी में 15 यूनिट का डिस्टेंस आया, मतलब ए और बी में दूरियां बहुत हैं, जहां दूरियां ज्यादा बढ़ जाती हैं वहां बॉन्डिंग वीक होती है, इसका मतलब नए इंटरेक्शंस वीकर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने समझाया कि मान लो ए ने, ए के सॉल्यूशन ने 10 ml 10 ml ऑक्यूपाई कर रखा है रीजन, ऐसी बी ने में 10 कर रखा है, मगर क्योंकि ए और बी में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ज्यादा जगह घेरेंगे, तो उन्होंने 30 ml ऑक्यूपाई कर लिया। तो 30 में से 20 टोटल माइनस करोगे 10 + 10 को, तो आपके पास यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी इसका मतलब पॉजिटिव 10 आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। ऐसी एनर्जी सोचो, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा दी गई और बाहर जो इंटरेक्शन देखे गए वो वीकर बन गए, इसका मतलब बहुत एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी बाहर नहीं निकली, इसका मतलब एनर्जी सप्लाई ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा सप्लाई होती है बेटा, देख एनर्जी सप्लाई को हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में लिया जाता है। इफ आई से 10 जूल्स, 10 जूल्स की एनर्जी अंदर दी, तो तुमने टोटल कितनी एनर्जी दी, 20 जूल्स। लेकिन मैं कह रही हूँ सिर्फ 5 जूल्स की एनर्जी बाहर निकली, ओनली 5 जूल्स की एनर्जी बाहर निकली, यानी रिलीज। तो आप क्या कहोगे, मैम ओनली -5 बाहर निकली, इजंट इट? समझे? तो आपने दी कितनी, 20, और बाहर कितनी निकली, 5। तो आपने ज्यादा दी है या ज्यादा बाहर निकली है? आपने ज्यादा दी है। जब एनर्जी ज्यादा दी जाती है तो उसमें डेल्टा एच का निशान पॉजिटिव होता है, इसलिए डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर बच्चे? अगर उल्टा होता कि तुमने तो एनर्जी ज्यादा, तुमने तो एनर्जी 20 दी, मगर रिलीज हो रही है 25, तो यानी बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रही है, आपस की एनर्जी भी बाहर निकल गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि तब नेगेटिव आ जाता है, तब यानी तुमने ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल दी। जब हम ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं एनर्जी बाहर ज्यादा निकली, इसका मतलब नेगेटिव नंबर ज्यादा है, यानी नेगेटिव आ गया, तब डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ये अभी नेक्स्ट में होगा, फिलहाल तो आपको इतना समझना था। गॉट इट डियर? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर बेटा? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? क्लियर बेटा? कुछ पूछना है किसी को? तो अब आप जरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, दैट शो पॉजिटिव डेविएशन। अब जरा मैं एक बात समझा दूं तब करना। सी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, solute solvent interactions are weaker than solute solute and solvent solvent interactions। अब एक बात मैंने लिखी, वेपर प्रेशर विल बी हाई, जरा इस पॉइंट को हाईलाइट करना बेटा और इस बात को समझो। मुझे ये बताओ, ये ए और बी जो मैंने लिए ये वोलेटाइल थे या नहीं? यस दे वर। जब मैं राउट्स लॉ की बात कर रही हूँ तो ये सब, मतलब जब मैं इनकी बात कर रही हूँ सब वोलेटाइल है। तो ए भी आराम से वेपर्स बना रहा है, बी भी आराम से वेपर्स बना रहा है, ठीक है। अब मुझे सोच के बताना, जो ए बी बना उनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वीक है? तो वो एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं या छोड़कर बैठे हुए हैं? जो छोड़कर बैठा हुआ है वो ज्यादा वेपर ही तो बनाएगा फिर, वो एक दूसरे को बांध नहीं रहे, वो तो एक दूसरे को फ्री छोड़ रहे हैं, तो ए बी और बी भी खुलकर वेपर बनाएंगे, इसलिए मैंने लिखा वेपर प्रेशर विल बी हाई।
अगर ये बांध लेते एक दूसरे को तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता, लो। समझ में आ गई बात, सेंस क्लियर हो रही है ना। जितनी ज्यादा आजादी उतने ज्यादा एटम्स फ्रीली वेपर्स बना रहे हैं। तो ए और बी में क्योंकि बॉन्डिंग वीक है, इस वजह से वो खुल के वेपर्स बना रहे हैं, इसलिए वेपर प्रेशर हाई। एज यू ऑल नो, दे डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, दिस वी आर अवेयर। अब राउट्स लॉ क्या है बेटा, कल मैंने लिखी थी, अगर आपको याद आता हो। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल के बराबर होता है, और पी ए और पी बी इनके सबके बराबर होते हैं। यहाँ सब कुछ उल्टा है, पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से ज्यादा निकल कर आ रहा है, इसलिए ही तो पॉजिटिव डेविएशन आया। ज्यादा वर्ड याद रखना, ज्यादा आएगा। हर चीज ज्यादा है एक्सेप्ट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वीक है, बाकी हर चीज ज्यादा हो रही। तो P ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल, PA भी बड़ा है, आइडियल में PA बराबर होता है, और नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में PA बड़ा है, ऐसी PB भी बड़ा है P नॉट B और मोल फ्रैक्शन ऑफ B से। तो इसलिए P ऑब्जर्व इन दोनों के सम के भी ज्यादा आता है। फिर ये पॉइंट्स तो तुम्हें पता ही है, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम, ग्रेटर देन जीरो को पॉजिटिव लिख सकते हैं। ऐसी डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। अच्छा, if someone asks you why the vapor pressure is high, why the P observed is greater than P theoretical, बेटा पहला पॉइंट ही इसका आंसर है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वीकर हैं। सारी प्रॉब्लम वहीं से तो शुरू हो रही है, इसकी वजह से ये सारी जनरलाइजेशंस हैं। ओके, why the enthalpy uh, on mixing A and B solutions of a positive derivation, why the enthalpy of the solution is positive or is greater than zero? Because solute solvent interactions are weaker than solute solvent, solute solute and solvent solvent। समझ गए ना, किसी की भी रीजनिंग आ जाए, blame the first point। Okay dear, this is the nichod of this part। Okay, the conclusion of this part is this thing। I hope everyone is clear with it। Okay, now we are on to the negative deviation, bache। So put down the heading, non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law। Non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law। So let's talk about it now। अब जरा उसी के बारे में बात करते हैं। कम ऑन लेट्स से बेटा, यहाँ पे ए इंटरैक्शंस हैं, हमें पता चला दो ए के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स का है। आप खुद मुझे बताएंगे दो बी का डिस्टेंस जो है वो मान के चले, चलो वो भी 10 यूनिट्स का मान लो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। और यहाँ पे ए और बी के जो इंटरैक्शंस आए उनके बीच में पता चला डिस्टेंस आ रहा है 5 यूनिट्स का। अब आप बताओ,
ए के अंदर दूरी ज्यादा है, बी के अंदर दूरी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन, उस 5 यूनिट्स के कंपैरिजन, और ए और बी के अंदर यूनिट्स बहुत कम है, इसका मतलब ये बहुत क्लोज है। तो जो क्लोज होते हैं बेटा उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, यानी कहना इसे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट interactions, very good, are stronger than what, stronger than the solute and solvent interactions. अब आप मुझे बताएंगे अगर ऐसा है, आपने डिस्टेंस देखकर आपने ये कंक्लूजन दिया, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम। कुछ सोच के बता बेटा, अगर ये 10 ml है और अगर ये 10 ml है और ये आप मान लीजिए और कम स्पेस ऑक्यूपाई हो गई, क्योंकि बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि कम से कम जगह ऑक्यूपाई हो रही है। तो लेट्स से दिस इज 15 ml फॉर एग्जांपल, ऐसी कर ले। तो बता फाइनल माइनस इनिशियल, 15 माइनस 20 दैट बिकम्स माइनस में आएगा, ठीक है ना। 15 माइनस 10 प्लस 10 20 दैट वुड कम इन नेगेटिव नंबर -5। इसका मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग इज लेस देन 0, ऐसे सोच। आगे बात समझ में। तुमने एनर्जी दी कम, मतलब ए और बी में एनर्जी टोटल कम दी, लेकिन जब, और कैसे पता चला आपने कम दी, क्योंकि जो बाहर निकल के एनर्जी आई ए और बी में वो बहुत ज्यादा निकल कर आई। तो जब आपने देखा कि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गई, यानी नेगेटिव नंबर ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग कितना आएगा, लेस देन, और नेगेटिव नंबर आएगा। गॉट इट बेटा, मेरी बात समझे। एनर्जी को हम निशानों के साथ सोचते हैं। तो एनर्जी बाहर ज्यादा निकली, बाहर ज्यादा निकली मतलब नेगेटिव नंबर बड़ा हो रहा है देन द पॉजिटिव नंबर, इसलिए एनर्जी क्या आ रही है आपकी, लेस देन 0। गॉट इट डियर। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो इसके बस वही वाले पॉइंट्स को उल्टा करके आपको लिखना है, जैसे पॉजिटिव डेविएशन के अंदर लिखा है। कमिंग टू दोस पॉइंट एवरीवन, क्लियर। Okay, now see, solute-solute interactions are stronger than solute and solvent-solvent interactions. अब बताओ ये क्यों बोला, ये बताओ। ऑब्वियसली इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को पकड़ लिया, पकड़ लेंगे तो बेटा वेपर इतने ज्यादा नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए वेपर प्रेशर लो हो गया। अब जब वेपर प्रेशर लो है तो हर चीज लो है, पी ए भी कम है, पी बी भी कम है, पी ऑब्जर्व भी कम है, पी थ्योरेटिकल से हर चीज कम होती जा रही। आया समझ में, आई समझ में बात। डेल्टा वी मिक्सिंग भी कम हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग भी कम हो गया, सेम एज वी डन अर्लियर। तो यानी पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट पार्ट ये आए। तो डन आई सपोज। कल कुछ बातें एक्स्ट्रा और बेटा, इन तीनों के हमें ग्राफ्स करने हैं कंपैरेटिव पार्ट में, इन तीनों के हमें एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव पार्ट पे भी आते हैं, और उनकी पहचान कैसे होगी तो मैं कल आपको करना सिखाऊंगी, कैसे ट्रिक के एक ट्रिक सिखाऊंगी जिसके थ्रू आप एग्जामिन कर पाएंगे कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी में लाई करेगा। और कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स और है वो हम कल कवर करेंगे इन तीनों। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके डियर। ओके बच्चे।